हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल में आज हम चर्चा करेंगे भारत की कृषि पद्धति पे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे ही आधारित है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और पिछले साल जब कोविड पैंडेमिक आया तो हर कोई गांव में जा कर के कृषि पे ही आधारित कार्यों को करने लगा। आधुनिक युग, जिस तरह का लोग औद्योगिकरण, ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, कोरोना वायरस ने ही सबको इसकी पहचान दिला दिया कि भारत गांव का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था को जन्म से लेकर के आज तक क्रमशः चल रहा है। यानी हमारी पहचान भारतीय कृषि पद्धति से है। हमारी पहचान आईआईटी सेक्टर बाद में हुआ। हमारी पहचान पहले से ही कृषि पे जैसे रेशम हुआ, चावल हुआ या अन्य अच्छे उत्पादों के लिए जाना जाता था। आज भी कृषि पे ही आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। वो अलग बात है कि सेवा क्षेत्र में हमारा योगदान अब बढ़ता जा रहा है। कृषि पद्धति प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो कृषि व्यवस्था है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के साथ और क्या क्या आता है? पशुपालन आता है, खनन आता है, मत्स्यन आता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंग हैं। तो जब बात कृषि की आती है तो भारत में कृषि से संबंधित विशेषताएं भी हैं। यदि कोई देश कृषि पर आधारित है तो उसका एक बात तो पक्का है कि वहाँ पे खाद्यान्न की कमी नहीं होगी, खाद्यान्न पर्याप्त होंगे। वो अलग बात है, उत्पादकता कम हो सकती है, परंतु खाने के लिए से हमारे यहाँ इस समय खाद्य सुरक्षा को लेकर के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है। वो भी मुफ्त में दिया जाता है, कहीं पर कुछ नाम मात्र के पैसे भी लिए जाते हैं। तो भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या हैं? एक है निर्वाह प्रकार की कृषि। और भारत में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ यदि एक चकला है, एक चेक है पूरा खेती का, मान लीजिए इसे कि 1 एकड़ है, 1 एकड़ भूमि है ये। अब इस 1 एकड़ भूमि पर हमारे लिए, एक परिवार के लिए 10 लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खेती की जाएगी। ऐसे जब ये कृषि यहाँ पे किया जाएगा तो जो केवल अपने खाने के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि करते हैं उन्हें निर्वाह प्रकार की कृषि कहा जाता है। जैसे घर में 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ काम करने में सक्षम हैं, कुछ लोग काम करने में सक्षम हैं, परंतु आवश्यकता वहाँ पे केवल 2 व्यक्तियों की है। 1 एकड़ भूमि को कृषि करने के लिए 2 से 3 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वो भी समय के अनुसार। परमानेंट 1 व्यक्ति है तो भी कृषि की जा सकती है, लेकिन यदि घर में 5 से 7 लोग हैं, 10 लोग हैं और उसमें यदि 2/3 लोग
आधे लोग काम करने में सक्षम हैं, वो सब उस खेती में लग जाते हैं और उस खेती से जो उत्पन्न होता है अनाज, उससे अपनी जीविका चलाते हैं, अपने खाद्यान्न चलाते हैं। उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसी कृषि पद्धति में एक बेरोजगारी छुपी होती है, उसे बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है और किस प्रकार की होती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में पाई जाती है और वो कृषि से संबंधित गतिविधियों में संलग्न ऐसे व्यक्ति हैं, लगे होते हैं जिनकी उत्पादकता शून्य होती है। यदि वो ना भी जाए कृषि पद्धति में कार्य करने, तब भी कृषि का कार्य नहीं रुकेगा, लेकिन यदि उसमें लगे होते हैं तो उसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी भारत में लगे हुए कृषि कार्यों में ऐसे व्यक्ति जिनकी उत्पादकता शून्य होता है। हमारे भारत की कृषि की विशेषता है निर्वाह प्रकार की कृषि, और दूसरी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमारे भारतीय कृषि पर उनका आधिक्य है, यानी भारी जनसंख्या दबाव है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो कृषि पद्धति है, हमारे यहाँ जो खेती होता है, एक व्यक्ति करने वाला होता है और उसके पीछे एक लंबी कतार खड़ी होती है खाने के लिए। गरीबी है। देखने में भारत तो एक अलग है। भारत हमारा 3 प्रकार के हो गया है, 3 कैटेगरी में, 3 वर्ग में विभाजित है। एक वो लोग हैं जो सबसे ऊपर तबके में बैठे हैं, शासन प्रशासन में बैठे हैं और वो शोषण करना जानते हैं। कहने को तो लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में वास्तविक लोकतंत्र अभी बहुत समय लगेगा। आज भी चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और एक कैटेगरी वो है जो मिडिल क्लास बोला जाता है, वो एकदम दौड़ में पगलाए हुए सब पूरा। एक कैटेगरी मिडिल क्लास की हायर है, एक मिडिल है, एक लोअर है। जो हायर क्लास की कैटेगरी है, मिडिल क्लास की, मैं पहले 3 भागों में बांट चुका हूं। जैसे भारत की कैटेगरी ऐसी है, एक है उच्च वर्ग, जिनमें आते हैं शासक और प्रशासक। जब प्रशासक बोला जाए तो उनको समझिएगा जो IAS या IPS हैं, या कह सकते हो UPSC वाले जो हैं, इन्हें प्रशासक बोला जाता है। बाकी तो सब नौकरियां खाली हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। कमाओ, दिन भर मेहनत करो, बस। दूसरे प्रकार के हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के 3 कैटेगरी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में कौन आता है? पहले में आते हैं जैसे जो अधिकारी हो गए बी ग्रुप के अधिकारी, बी ग्रुप के अधिकारी हो गए, चिंटी मुंटी टाइप के नेता हो गए, ब्लॉक प्रमुख टाइप के। और सेकंड क्लास में आ गए वकील। अब वकील कुछ इसमें भी आते हैं, कुछ इसमें भी आते हैं। वकीलों की कैटेगरी भी अलग है, क्या बताएं हम। वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, मतलब मध्यम वर्ग का वो वर्ग जो पढ़ा लिखा है और निजी परिवेश में काम कर रहा है। और तीसरे ये हैं कि ये नौकरी कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी नौकरी कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान कौन है इसमें? ये सबसे, इनको तो होड़ है ये कि ये कब इसमें पहुंच जाएं। इनको दिक्कत नहीं है भाई इसमें पहुंचने की, लल्ला कहे खाली कितना लूटे घसोटे, मारे खाएं, मारें, घुस जाएं।
ये परेशान हैं, स्टेटस इनको ये वाला मेंटेन करना है, पैसा इनके पास इनके बराबर भी नहीं है, दिखावा इनका करना चाहते हैं। ये बहुत परेशान व्यक्ति हैं। और जो ये व्यक्ति हैं ये कृषि पे आधारित हैं, कृषि पर आधारित हैं और किसी तरह से इन सब का पेट पाल रहे हैं। ये इन्हें किसान बोला जाता है। और एक तीसरा वर्ग है निम्न वर्ग, जो केवल मजदूर वर्ग हैं। ये दिन में काम करेंगे, सोच लेते हैं कल काम करना है तो खाना खाना है, नहीं तो नहीं खाना है। ये मजदूर वर्ग हैं। हमारी देश की स्थिति दिखाया इनको जाता है। हम विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, हम विश्व के 3री सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हो गए, हम विश्व में ये कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि लगभग 30% जनसंख्या आज भी इस कैटेगरी में जी रही है। और यदि इनको मिला दिया जाए, इससे इनको छोड़ दो तो लगभग 50% प्लस हो जाते हैं। और 50% प्लस जनसंख्या ऐसी है जो या तो कृषि कर रही है या कृषि के मजदूर वर्ग में शामिल होकर के अपना जीवन जी रहे हैं। भारतीय कृषि पद्धति के आधार पर यदि आप देखेंगे तो जनसंख्या का बोझ बहुत है। कृषि का आकार छोटा होता जा रहा है, जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। किसानों के लिए इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर आप देखेंगे मंचों पे यानी कागजों पे तो कृषि KCC चलाया जा रहा है। KCC से पैसा ले सकते हो। किसानों के लिए किसान बही खाता, कुटीर उद्योग के लिए किसानों के लिए पैसा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पैसा, यानी बैंकों से अधिसूचित बैंक जो है उनसे कहा गया है आप अपने टोटल वैल्यू का 40% प्राथमिक क्षेत्र के लिए दीजिए। ये तो हो गया किताबों में कितना सुंदर लग रहा है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि बैंक मैनेजर बदतमीज हैं, उनको तमीज नहीं है कि किसानों से बात कैसे करें। पढ़ा लिखा कौन है? पढ़ा लिखा है मैनेजर, बैंक के कर्मचारी। अब जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ एज ए टीचर, मैं अब शब्द का प्रयोग तो नहीं करूँगा, लेकिन जो भी किसान व्यक्ति, किसान भाई यदि बैंक में जाते हैं तो उनसे इतनी ऐसा व्यवहार बैंक में होता है कि जिसका जवाब नहीं है। पहले तो यदि हमारे इस क्लास को थोड़ा भी कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा हो कि जो समझ सके किसानों का दर्द, तो बैंकों में प्रशिक्षण के लिए पहले इन्हें तमीज़ सिखाया जाए, बिहेवियर सिखाया जाए कि क्या होता है। इंडियन इकोनॉमी इज द एग्रीकल्चर बेस्ड। यदि आप भारत के कृषि को, भारत के किसान को इग्नोर करोगे तो भूखों मर जाओगे। ये चीज़ें पिछले साल आए हुए पैंडेमिक में देखा जा चुका है। भारी जनसंख्या दबाव है, उर्वरक में सब्सिडी दी जाती है, बिचौलिए खा जाते हैं। आज भी छोटे किसान साहूकारों से गैर संगठित जगह से ऋण लेने के लिए बाध्य होते हैं। बैंक में इस तरह से व्यवहार उनके साथ होता है जैसे लगता है कि ये यहाँ के किसान नहीं, ये दरिद्र हैं। तो किसानों की स्थिति बदलने के लिए केवल मात्र कागज के आधार पर अलग अलग नियम बना देना, सब्सिडी का परचम दे देना, ये जब तक नहीं बदलेगा, जब तक सही नहीं होगा, जब तक कि बैंक में व्यवहार नहीं बदलेगा। किसान आसानी से ऋण प्राप्त कर सके, KCC प्राप्त कर सके, इसके लिए भारत में किसानों के लिए जो भी बैंक के कर्मचारी हैं उनके व्यवहार बदलना, साथ ही योजनाओं की शुद्ध जानकारी किसानों को होना आवश्यक है।
दक्षिण भारत के आए दिन किसान आत्महत्या कर लेते हैं। किसानों के किसी भी प्रकार का 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने की बात कही गई। 6,000 रुपया सालाना उनके खाते में जाएगा, बात कही गई। उसके बाद उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, ये कागज लगाओ, वो कागज लगाओ। अरे किसान है वो कहाँ जाए? आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाइए, और न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जो मंडी की व्यवस्था दिया गया, उस मंडी की व्यवस्था के लिए हर एक तहसील के पास में और हर एक गांव के तक पहुंच के लिए कि सामान्य किसान को कागजी कार्रवाई से नहीं, वो अगर अपना 1 कुंटल ही अनाज अवशेष है उसके पास, ज़्यादा है खाने से, बेचना चाहे तत्काल उसको कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए पैसा उसको तुरंत मिल जाए। लेकिन जब राजनीतिक उठापटक से बचेगा तब वो किसान पे ध्यान देंगे। क्या बताएं, भारत के किसानों की स्थिति बहुत खराब है। भारत में जनसंख्या यानी भारी जनसंख्या दबाव और खाद्यान्नों की खेती की प्रधानता है, खाद्यान्न उपजाऊ। कृषि फसलों की विविधता है, कृषि फसलों की विविधता है। प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक जिम्मेदार हैं। कैसे? हमारे यहाँ की जो कृषि है, उस कृषि के लिए कितने प्रकार की बनावट है? 8 प्रकार की तो मिट्टी है हमारे यहाँ। तो ये तो चलिए नेचुरल है, उसको हम नहीं बदल सकते। पहाड़ी है, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। पिछली क्लासों में मैं मिट्टी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। यानी हमारी कृषि व्यवस्था में प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक जुड़ाव के तहत किसानों की पूरी पूंजी कृषि होता है। गहन कृषि किया जाता है हमारे यहाँ। गहन कृषि का मतलब है एक के फसल के ऊपर एक फसल, एक के फसल के ऊपर एक फसल। किसान यदि गहन कृषि, यदि अन्य प्रकार के कृषि व्यवस्था को, जिस तरह का जो दिया जा रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे यहाँ है, 35 किलो अनाज, 30 किलो अनाज, 25 किलो अनाज, जो एक एक परिवार को मुफ्त में दिया जा रहा है, ये किसानों के खून पसीने के मेहनत से दिया जा रहा है। हमारे यहाँ आज भी कृषि हमारी मानसून पे निर्भर करता है ज़्यादातर। हमारे यहाँ योजनाएं आती हैं, हमारे यहाँ सिंचाई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन उनमें किसका हक होता है? उनमें नेताओं की बपौती होती है। कृषि मानसून पर निर्भर करता है। लगभग 75% मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है, उससे बारिश होता है, और बचे हुए में 2 हैं, एक उत्तरी पूर्वी मानसून और एक पछुआ। और उसके बाद में फिर है नल है, नहर है, कुआं है, तालाब है। इन सबसे भी कृषि के लिए सिंचाई होता है। सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कागजों में इंजन देना, बोरिंग कराना, ट्यूबवेल देना, सारी प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन किसानों को यदि मानसून एक बार हल्का हो जाए तो उनके फसल नहीं उपज पाती। हमारी कृषि व्यवस्था मानसून पर निर्भर करती है। फसल नहीं आया तो किसान के लिए सोचिए, एक छोटी सी बात सोचिए, किसान की बात है, तकलीफ होती है। आप मैन्युफैक्चरिंग करें, आप
गाड़ी बनाते हो तो कीमत कौन तय करेगा? आप करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक गाड़ी बनाया है, आप एक मोटरसाइकिल बनाए हैं, आप देखेंगे कि कितना लागत लगा, बाजार मूल्य इसका क्या होगा, इसमें टैक्स कितना लगेगा, उसके बाद में इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, फिर जा कर के एज ए मार्केट प्राइस गाड़ी तैयार हुई कितने में? 50,000 में, आपको बेचना है 90 में, आपको 40,000 चाहिए। कीमत कौन तय किया? आपने। दूसरा, कोई रिक्शा बना रहा है, कोई शर्ट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, जो कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी कीमत तय करता है उसका मालिक। और कृषि के लिए खेती कौन करता है? किसान। मेहनत कौन करता है? किसान। और उसकी कीमत कौन तय करता है? सरकार। ये क्या है? उनके लिए यदि आप भारत को विकसित करना चाहते हैं तो दो काम सीख लीजिए। एक तो महिलाओं को एजुकेशन, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बराबर का हक, और दूसरा किसानों के लिए भोजन, और तीसरा भारत के सैनिकों को पर्याप्त सम्मान। तो भारत विकसित पर होगा, और नहीं तो ऐसे राजनेता, इनसे तीर कमान उनके हाथ में, उनसे तीर कमान उनके हाथ में, यही होता रहेगा। हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बन गई है, और हम आज भी भगवान भरोसे कृषि करते हैं। पशुपालन के लिए चारा की व्यवस्था हमारे पास कब होता है? जब हम अनाज निकाल लेते हैं, उसका बचा हुआ भूसा, स्पेशली चारा की खेती हमारे यहाँ कम से कम किया जाता है, कम से कम स्थान दिया जाता है। यह हमारी भारतीय कृषि की विशेषता है। अब एक बार आप ये देख लीजिए कि भारतीय कृषि की विशेषता के रूप में हमारी क्या स्ट्रक्चर है। निर्वाह प्रकार की कृषि हम करते हैं, भारी जनसंख्या का दबाव है हमारी कृषि पर, खाद्यान्नों की खेती की प्रधानता है, कृषि फसलों की विविधता है, ये हमारी अच्छाइयाँ हैं। प्राकृतिक आर्थिक सामाजिक कारक हैं, सीमित क्षेत्रों में गहन कृषि होता है, कृषि अधिकांश वर्षा पर निर्भर करती है, ये हमारी बुराइयाँ भी हैं। और भारतीय कृषि में चारा फसलों को कम से कम ध्यान दिया जाता है, ये बुराइयाँ हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कृषि 12 महीना किया जाता है, ये अच्छी बात है। 12 माह में हम 3 प्रकार की कृषि करते हैं, एक खरीफ, रबी और जायद फसल। हम खरीफ फसल के लिए, खरीफ फसल में हमारा धान है, मक्का है, और उससे संबंधित जो जून जुलाई में हम बोते हैं, और इसे हम काटते हैं सितंबर अक्टूबर में। खरीफ फसल में हम क्या क्या बो सकते हैं? हम धान बो सकते हैं, यानी चावल, हम मक्का बो सकते हैं, अरहर बो सकते हैं, ज्वार बो सकते हैं, बाजरा बो सकते हैं, और एक और बोला जाता है जिसे आप कह सकते हो राहड़रा बोला जाता है। उसे राहड़रा भी बाजरा की एक प्रजाति है। ये सारी चीज़ें हमारी हैं खरीफ फसल की, जिसे हम जून में बोते हैं, जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। और उसके बाद में हमारे यहाँ फसल बोई जाती है रबी की। और ध्यान रहे, ये धान है ना, ये जो धान है ये हमारे भारत का सबसे प्रमुख फसल है। सर्वाधिक क्षेत्र पर इसे उपजाया जाता है, और भारत के अलग अलग क्षेत्रों मिला करके 12 मास इसकी खेती की जाती है। जैसे तमिलनाडु में जब लौटता हुआ मानसून आता है, उत्तर पूर्वी मानसून, तब चावल होता है। असम में 2-3 किस्म काट लिया जाता है। बाकी उत्तर भारत में तो जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। रबी फसल
रबी फसल नवंबर में बोते हैं। इस समय रबी फसल लगी हुई है खेतों में। रबी फसल जो है नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। इसमें बोया जाता है और इसमें काटा जाता है। इसमें कौन कौन सी फसल है? इसमें है गेहूं, गेहूं है, मटर है, सरसों है, अलसी, चना, गेहूं, मटर, सरसों, अलसी, चना, मसूर इत्यादि। ये सारी फसल जो हैं ये रबी फसल हैं जो अप्रैल मई में काट लिया जाता है, नवंबर में बोया जाता है। अब एक तो जो प्रमुख फसल हमारा हो गया खरीफ और रबी फसल। रबी में गेहूं महत्वपूर्ण हो गया, खरीफ में चावल महत्वपूर्ण हो गया। अब इसके बीच में भी जब हमारे यहाँ पे सूर्य उत्तरायण होता है तो 2 महीने का समय होता है, 2-3 महीने का, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये जो 2 महीने का बीच का समय है, अप्रैल और मई, थोड़ा जून इधर ले लीजिए, थोड़ा मार्च ले लीजिए, आगे पीछे करके 3 महीना, 3 माह आप शुद्ध रूप से मान लीजिए। इस 3 माह के शुद्ध रूप में हमारे यहाँ जायद फसल उपजाया जाता है। अब ये जायद फसल क्या क्या होता है? ये ककड़ी, खीरा, अन्य प्रकार के हरे यानी सलाद के फसल, सलाद फसल हम उगाते हैं। यानी भारत की कृषि व्यवस्था के अंतर्गत हमारी जो विशेषताएं हैं वो जहाँ भी कृषि व्यवस्थाएं हैं वो पूरा 12 मास हम कुछ ना कुछ उत्पादित करते रहते हैं। खेती के प्रकार, ये खेती 3 प्रकार की जाती है। एक तो हो गया कि आप निर्वाह हेतु खेती कर रहे हो, दूसरा हो गया कि आप व्यापार के लिए खेती कर रहे हो, और जो तीसरा प्रकार है वो है झूम खेती। यानी निर्वाह के लिए करना खेती, व्यापार के लिए करना, या झूम खेती। झूम खेती सबसे पुरानी कृषि पद्धति है। झूम खेती में क्या होता था? पहाड़ी क्षेत्रों में या जनजातीय क्षेत्रों में जंगल में आग लगा के छोड़ दिया जाता था। फिर जब वो राख बन जाता था, 1-2 से 3 साल की प्रक्रिया होता था, और उसे एक बार जब खेती प्रारंभ होती थी 2-3 साल करते थे, फिर छोड़ दिया जाता था 2-4 साल के लिए। तो इस तरह की प्रवृत्ति जो थी आदिवासियों में देखी जाती थी। इसमें जुताई नहीं किया जाता था। तो ये प्राचीन पद्धति थी। जनजातियों में ऐसी कृषि व्यवस्था होती थी, और अपने लिए खेती करके अनाज को लेकर के उसके बाद में अगली बार कहीं दूसरी तरह जंगल काटना जलाना एक नित्य जारी रखते थे। अच्छा, जब शुरुआती दौर में ऐसा हुआ था उस समय में इतनी जनसंख्या थी नहीं, क्षेत्र ज़्यादा थे और जनसंख्या नग्न मात्र होती थी, क्योंकि ये एक दिन की प्रक्रिया है नहीं, हजारों साल पहले की पद्धति है झूम कृषि। लेकिन बाकी जो 2 प्रकार की कृषि है, जो निर्वाह कृषि या व्यापारिक कृषि, ये मुख्यतः देखा जा सकता है। निर्वाह कृषि के अंतर्गत क्या होता था? निर्वाह कृषि के अंतर्गत इसमें जो किसान खेती करते थे
वो परंपरागत उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, उपकरण का प्रयोग करते हैं, जैसे पशुओं का प्रयोग करते हैं और परिवार के सदस्य द्वारा। परिवार के सदस्य के द्वारा मिलजुल कर खेती करते हैं। और जब जो ऐसे भारवाहन जो पशु हैं, इनसे खेती करने के उपरांत जो खाद्यान्न उत्पादित होता है वो अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। और यदि भोजन से बचता है तो उसे बेच करके कुछ और मसाला, कपड़ा, ये सब बेचारे ले पाते हैं। यानी ये जो निर्वाह कृषि है ये सीमांत किसानों की स्थिति होती है, सीमांत कृषकों की स्थिति होती है। और सीमांत कृषक ही निर्वाह कृषि करते हैं और साधारण रूप से जो परंपरागत उपकरण हैं उन्हीं का प्रयोग करके कृषि करते हैं। अब है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि हमारे यहाँ पे 19वीं सदी में जब अंग्रेज़ों के द्वारा इंग्लैंड में जब औद्योगिकरण हुआ तो उन्हें कच्चा माल चाहिए था और कच्चा माल के प्रयोग के लिए व्यापारिक कृषि भारत में शुरू किया गया। यानी व्यापारिक कृषि को ही रोपड़ कृषि के नाम से जाना जाता है। रोपड़ कृषि के रूप में पहले हमारे यहाँ कृषि व्यवस्था होता था और वस्तु विनिमय प्रणाली लागू था। वस्तु विनिमय प्रणाली लागू था। हम अनाज अपना एक अनाज हम उगाए, एक ये हम इसको दे करके इनसे दूसरा ले आते थे, या इनके पास कुदाल रखा हुआ है तो हम क्या करते थे कि हम अपना इनको अनाज देते थे और इनसे कुदाल ले लेते थे। तो एक वस्तु देते थे, दूसरी वस्तु ले लेते थे, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता था। जब हमारे पास रोपड़ कृषि होने लगी तो हम पैसा लेने लगे, नगदी लेने लगे, और इसीलिए कहा गया कि नगदी फसलों का उत्पादन बढ़ गया। नगदी फसलों का उत्पादन बढ़ गया। और इसमें क्या क्या होता था? पहली चीज़ तो ये है कि ब्रिटिश सरकार के जो इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ वहाँ पे कच्चा माल पाने के लिए भारत में रोपड़ कृषि को बढ़ावा दिया गया। और इसमें नगदी फसलों में उगाया जाता था रबड़, चाय, कहवा, कोको, कपास, नारियल, मसाला इत्यादि। यानी कि हम इसे उपजाते और सबसे ज़्यादा कपास की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। जब नकदी फसलें बढ़ने लगीं तो हमारा जो कृषि या खाद्यान्न फसलें था उस पर भी प्रभाव पड़ने लगा, लोगों के पास पैसे आने लगे। तो हमारे यहाँ पर कृषि में भी दो गुट बन गया। एक वो जो कृषि के पास जिसके पास जो साहूकार से ऋण लेते थे, ये बन गए मजदूर, अपने ही खेतों में मजदूर बन गए और पूरी जमीन साहूकार की हो गई। और ये वाणिज्यिक कृषि कराने लगे अत्यधिक लाभ लेने के लिए। अत्यधिक लाभ के लिए व्यापारिक कृषि होने लगी। यानी निर्वाह कृषि और रोपड़ कृषि को आपने देखा।
अब हम देख लेते हैं कि झूम कृषि क्या होती थी। झूम कृषि, झूम कृषि को कहा जाता था स्थानांतरित कृषि। इसी को कहा जाता था कर्तन कृषि। इसी को कहा जाता था दहन कृषि। यानी कि अगर आपको कहीं झूम कृषि का नाम मिले, स्थानांतरित कृषि का नाम मिले, कर्तन का नाम मिले, दहन का नाम मिले, तो समझ जाइएगा कि आदिवासियों के द्वारा आज यहाँ पे जंगल में आग लगा दिए, ये जल गया, राख हुआ, बारिश हुआ, फिर इसी पर अनाज छींट दिए और फिर एक दो फसल काटे, फिर यहाँ से छोड़ करके यहाँ स्थानांतरित हो गए। अब ये प्रक्रिया यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर अगर यहाँ बढ़ गया तो फिर यहाँ करेंगे, यानी स्थानांतरित कृषि के रूप में करते थे। इसीलिए इन्हें स्थानांतरित के नाम से जाना गया। आग लगाते थे और आग लगा के छोड़ देते थे, इसीलिए दहन कृषि के नाम से जाना गया। जंगल को काटते थे, जंगल को काट करके वृक्ष हटा करके फिर खेती करते थे, इसीलिए कर्तन कहा गया। तो कर्तन, दहन, स्थानांतरण झूम के थी और साथ ही अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग देशों में कई अन्य नामों से इन्हें जाना जाता है यहाँ पर। तो इसलिए आदिवासियों के द्वारा अपने जीवन निर्वाह के लिए घूम घूम करके कृषि की जाती थी, उसे हम झूम कृषि के नाम से जानते थे। और यह 2 से 3 वर्ष पर किया जाता था। इसका नुकसान क्या होता था? झूम कृषि का नुकसान होता था कि यहाँ पे वनों की कटाई से वनोन्मूलन होता था। इसके क्या नुकसान थे? वनोन्मूलन होता था, यानी वन कम होते थे, मृदा अपरदन होता था। जब जंगल कट जाएंगे तो मृदा अपने आप बहने लगेगा, मिट्टी जब बारिश होगा मिट्टी कट कर बहने लगेगा, उसी को मृदा अपरदन कहा गया। और इससे हमारे लिए नुकसानदायक है, ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, बारिश नहीं होगा, सूखा पड़ेगा, अकाल आएगा और भूखमरी आएगी। इससे कई नुकसान भी होते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है, निर्वाह मैंने पढ़ा दिया। भारत में अधिकांश किसान इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं और इसी पद्धति से कृषि करते हैं। भारवाहक पशु परिवार के सदस्य के साथ मिल करके पुरानी पद्धतियों के साथ और पुराने साधारण उपकरण का प्रयोग करके निर्वाह कृषि करते हैं और खाद्य फसलों का उत्पादन करके अपनी जीवन चलाते हैं। रोपण कृषि में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 19वीं सदी में शुरू किया गया था और जो कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुआ था और उन्हें नकदी फसलों की आवश्यकता थी और इसीलिए उन्होंने नकदी फसलों को बढ़ावा दिया था, जिसमें रबड़, चाय, कहवा, कोको, कपास, नारियल आदि ये सब खेती किया जाता था। स्थानांतरित कृषि में 2 से 3 वर्ष पे कृषि की जाती थी, आदिवासियों के द्वारा किया जाता था। जैसा मैंने अभी आपको समझाया, वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, इसके नकारात्मक परिणाम होते थे। मक्का, धान, बाजरा, तंबाकू आदि कृषि लोग करते थे। झूम कृषि नॉर्थ ईस्ट में यानी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु अन्य क्षेत्रों में देखा जाता है। अब हम देख लेंगे फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण, तो फसल 4 भागों में विभाजित होते हैं। 4 भागों में। पहला है, नंबर 1 पे है खाद्य फसल। खाद्य फसल में क्या क्या आएगा? धान आएगा, गेहूं आएगा, मटर आएगा, अरहर आएगा जिसे तूर कहा जाता है, मक्का आएगा, ज्वार आएगा, रागी आएगा, बाजरा आएगा आदि।
यानी ऐसी फसलें जिसे हम खाएंगे और खाने के साथ ही अपने लिए पोषक तत्व और अपने जीवन को बचाने के लिए हम प्रयोग करेंगे। खाद्यान्न फसल में आएगा धान, गेहूं, मटर, अरहर, तूर, मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा, अन्य प्रकार की फसल। नंबर 2 पे आएगा नगदी फसल। नंबर 1 पे हो गया आपका खाद्यान्न फसल और नंबर 2 पे हो गया नगदी फसल। नगदी फसल में क्या क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण होगा कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, सोयाबीन आदि। यानी नगदी फसल में कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, सोयाबीन आदि इस प्रकार के जो होंगे, रबड़, ऐसे जो फसल होंगे वो हमारे आएंगे नगदी फसल में। तंबाकू, मूंगफली आदि। यानी कि खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि आएंगे। वही नगदी फसल में आएगा कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली आदि। तीसरा है रोपड़ फसल। तीसरा है रोपड़ फसल में आएगा चाय, कहवा, नारियल, रबड़, मसाला आदि। और चौथा होगा बागवानी फसलें, सेब, आम, केला, अंगूर, अमरूद, अन्य फसल। यानी कि आपको ये देखना है कि जो हमारा फसलों का जो हमारा वर्गीकरण है वो 4 प्रकार का है। नंबर 1 है खाद्य फसल, नंबर 2 है रोपड़ फसल, नंबर 3 है नगदी फसल और 4 है बागवानी फसल। तो ये हमारे 4 प्रकार के फसल हैं। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।